नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इग्नो स्टूडेंट्स हेल्प में। और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है MHI 04 का यूनिट नंबर 14। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक वीडियो बना चुका हूँ, सॉरी, इससे इसी चैप्टर पे। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके भी उसको देख सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल द ब्रिटिशर्स एंड सोर्स ऑफ देयर लेजिटिमाइजेशन। तो क्योंकि ये चैप्टर एज अ समरी है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समरी फॉर्म में ही जल्द से जल्द समझा सकूं चीज़ों को, जितने शॉर्ट में हो सके, ताकि आपका समय बचे। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे वो इंडिया को कंट्रोल करते थे, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मिलिट्री था उनके पास, पुलिस थी, जुडिशरी और लॉ थी, ब्यूरोक्रेसी थी, है ना। इसके थ्रू वो क्या करते थे, पूरा लोगों पे कंट्रोल करते थे और सिस्टम को चलाते थे। तो आइए एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिलिट्री apparatus को देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी जीती, है ना, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, तो उनके पास क्या हुआ, अब मोनोपोली हो गई ट्रेड की, ठीक है, और साथ में क्या हो गया, दीवानी भी मिल गई। तब इनके पास पैसा बहुत ज्यादा आने लग गया। तो पहले ये क्या करते थे, हायर करते थे सोल्जर्स को ना, लोकल चीफ से, जो लोकल चीफ होते थे उनसे। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट उनको रिक्रूट करने लग गए और पैसा देने लग गए, ठीक है। और एक छोटी मोटी अपनी आर्मी टाइप में बनाने लग गए धीरे धीरे करके ये। और उनको इन्फेंट्री को क्या करते थे, ये ट्रेनिंग देते थे, मस्कट फायर करने की ट्रेनिंग देते थे। और उन्होंने देखा कि अगर प्रॉपरली ट्रेन किया जाए तो ये काफ़ी इफेक्टिव होती है इन्फेंट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड वे में अगर उनको ट्रेन करके और कोऑर्डिनेटेड उनका जब एक्शन होता है तो वो बहुत ही घातक होता है। तो उनको ट्रेनिंग के लिए वो क्या करते थे, उन्होंने सोसाइटी से उनको सेग्रीगेट किया, है ना। उनको अलग से बैरक्स बना के रखने लग गए दूसरी जगहों पे। और उनको ऐसा फील कराया जाता था कि हाँ, उनकी रेजिमेंट ही बेस्ट है और यहाँ आपकी लाइफ है। और उनको प्रमोशन सिस्टम भी था, सर्विस भी लंबी होती थी और पेंशन सिस्टम भी था। तो लोग भी मतलब धीरे धीरे इस तरफ झुकने लग गए थे, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में क्या था, अनसर्टिनिटी बहुत थी उस जमाने में, तो और भी ज़्यादा थी। जब लोग वेदर पे ही डिपेंडेंट होते थे, बारिश हो ना हो, तो इससे बेटर धीरे धीरे लोग इसमें जाने लग गए, अपर कास्ट लोअर कास्ट सब जाने लग गए। तो अपर लेवल पे तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स होते थे, लोग लोअर लेवल पे कौन होते थे, इंडियन ऑफिसर्स होते थे जो सिपाहीज को कंट्रोल करते थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया आर्मी में जो बंगाल की आर्मी पर्टिकुलरली थी, वहां पे कौन थे, हाई कास्ट ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, वो भी अवध और बिहार के। और जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वहाँ की आर्मी में ज़्यादातर लोग पंजाब, अवध, राजपूताना के थे। हालांकि एंग्लो मराठा वार के बाद में मराठा सोल्जर्स भी बहुत सारे आ गए उसमें, ठीक। तो ब्रिटिशर्स भी इनका काफ़ी ध्यान रखते थे, खाने पीने का, इनके जो सामान है, इनके ड्रेसेस है, इनका काफ़ी सामान ध्यान भी रखते थे वो, ताकि उनको ये फील कराया जा सके कि हाँ देखो, यहाँ पे वर्क करना बेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ रिक्रूट किया जा सके और वफादार बनाया जा सके, उनका मकसद ये था, इसलिए वो थोड़ा बहुत ख्याल रखते थे इनका। साथ में उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि जो इंडियन राजा हैं वो सिमिलरली अपनी नहीं सेना खड़ा कर पाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2-3 पॉलिसीज को अपनाया। जैसे एनेक्सेशन पॉलिसी थी, है ना, और दूसरा था कि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। तो इस तरीके से उन्होंने कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन कर दिया इंडियन किंगडम्स का, कि तुमको जरूरत ही क्या है मिलिट्री की, हमारे पास है राजाओं को, तो हमसे लो, हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। उनको ये भरोसा दिलाया। और कई लोग झांसे में भी आ गए, है ना, क्योंकि मिलिट्री को रखना अपने आप में बहुत बड़ा खर्चा होता है। हर कोई सोचता था इस खर्चे से बचो जब लड़ाई झगड़ा नहीं है तो, और कोई हमें थोड़े से पैसों के लिए प्रोटेक्शन दे ही रहा है, तो फिर हम अपने पे क्यों रखें अपने पास। राजाओं की ये सोच थी, बट वो उल्टी पड़ी उनको फ्यूचर में चल के, उनको समझ में आया फिर बाद में। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं यार, इंडियन को हमने भर्ती तो कर लिया ये, बट ये बैकफायर भी कर सकता है, ये हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। तो उन दिनों फिर रॉयल पील कमीशन आया 1859 में।
उसने बताया कि नहीं, हमें एक रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा कि 1 ब्रिटिशर इज टू 2.5 इंडियन सिपाहीज, मतलब 10 ब्रिटिशर पे 25 इंडियन सिपाही होने चाहिए। तो इस तरीके से कंट्रोल बनाया जा सकता है। फिर आगे चल के इन्होंने क्या क्या टेरिटोरियल नॉमेनक्लेचर आर्मी का बंद कर दिया, जैसे पंजाब बंगाल, नहीं सॉरी, बंगाल आर्मी, बॉम्बे आर्मी, मद्रास आर्मी था, तो उसको चेंज करके इन्होंने फिर रेसेस के नाम पे रखना चालू कर दिया। मार्शल रेसेस, जैसे सिख जाट मुस्लिम पंजाबी पठान डोगरा, इनके नाम पे रखने लग गए वो, है ना। और यहाँ तक कि नेपाली गोरखा भी 1/6 थे इंडियन आर्मी में। ठीक। पहले इनको ट्रेनिंग, जो इनके ऑफिसर्स होते थे उनकी ट्रेनिंग सैंडहर्स्ट में होती थी, ब्रिटेन में। फिर बाद में मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भी होने लग गई इनकी ट्रेनिंग। 1805 में टोटल स्ट्रेंथ कंपनी की क्या थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,55,000 थी, आप देख लो। ये आर्मी सिर्फ इनको इंटरनल फ्रंटियर्स को कंट्रोल करने में ही नहीं मदद करती थी, साथ में इन्होंने, आपने देखा 1857 के युद्ध में कितनी मदद की इन्होंने रिवोल्ट को दबाने में, अ, इनकी ब्रिटिशर्स की। और साथ में ये लोग उन आर्मी को बाहर भी ले जाते थे और दूसरी जगह भी यूज़ करते थे उनको, जैसे कि सिलोन ले गए, जावा ले गए, रेड सी ले गए, इजिप्ट, चाइना, हर जगह ले गए उनको। इवन अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में जो जर्मन कॉलोनीज थी वहाँ भी कैप्चर किया इन्होंने इनकी मदद से। तो इस तरीके से ये मिलिट्री अपरेटस यूज़ करते थे। और मिलिट्री का यूज़ ये लोग इंटरनल पीस को मेंटेन करने में भी कई जगह यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा, मार्शल लॉ लगा देते थे, आप जानते हो हिस्ट्री में, जलियांवाला बाग में आप जानते हो जनरल डायर आया था मार्शल लॉ के कारण। तो ये इंटरनल भी यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा, डिस्पर्स करने को, जनता को दबाने के लिए, क्योंकि इनके पास मॉडर्न हथियार थे, है ना, और डिसिप्लिन थे, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होते थे एज कम्पेयर टू पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, फोर्स करने के लिए। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जब शुरुआत हुई कंपनी की, तो उन्होंने शुरू शुरू में क्या किया, इंडियन, जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे उन्हीं को रहने दिया, है ना, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्हीं को मेंटेन करके रहने दिए। हालांकि बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुलिसिंग एक्शन जमींदार्स को भी दे दिया था कंपनी रूल में। फिर दरोगा होता था एक, जो कि एक मैजिस्ट्रेट होता था आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट कई सारे सब यूनिट्स में बटे हुए होते थे। सब यूनिट्स का हेड होता था दरोगा, जिसके नीचे 20-30 पुलिसमैन होते थे, ठीक है ना। और फिर बाद में रेगुलेशन एक्ट 1793 के तहत जो जमींदार का पुलिसिंग राइट था उसको छीन लिया गया। और फिर बाद में कॉर्नवालिस ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लाया गया, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ड्यूटी क्या थी, रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ पुलिस ड्यूटी भी उसको मेंटेन करनी थी। लेकिन फिर बाद में बर्ड कमेटी आती है और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेके आती है, ठीक है। फिर 1884 में कलेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस का एक ही साथ कंबाइन कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्राइम हो रहे थे, प्रॉपर्टी क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इस चलते एक ही कर दिया जाता है उनको। हालांकि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिया में स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था नॉर्थ वेस्ट से, सिंध प्रोविंस से। वहाँ पे जो सर चार्ल्स नेपियर थे, उन्होंने अपनी जो पुलिस थी वो आयरिश पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे बनाई थी। और जो पुलिस का लेफ्टिनेंट होता था और एडजुटेंट होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो सब कौन होते थे, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स होते थे। थानेदार भी होता था ईच डिवीजन का। और आप जान के दंग रह जाओगे कि 1859 आते आते, 1836 से 1859 आते आते सिंध में 245 थाना थे। फिर बाद में पुलिस एक्ट 1861 आया, हालांकि ये एक्ट हर जगह एप्लीकेबल नहीं था। और जितनी भी हायर पोस्ट थी सब पे ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे। फिर 1887 में एक कंपटीशन का सिस्टम लाया गया, लेकिन ये सब ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए था, ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए। और जैसे कुछ एक पोस्ट थी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये तो बिल्कुल ही कुछ एक सेलेक्टेड इंस्पेक्टर्स के लिए थी।
बाद में एंड्रू फ्रेजर पुलिस कमीशन 1902-3 में आया, तो उसने रिकमेंड किया था कि एक हमें होनी चाहिए इंपीरियल सर्विस ब्रांच होनी चाहिए, और जिसका रिक्रूटमेंट इंग्लैंड में हो, और एक प्रोविंशियल सर्विस ब्रांच होनी चाहिए जिसका रिक्रूटमेंट इंडिया में हो। ठीक है। हालांकि नेशनलिस्ट इस चीज़ को काफ़ी अपोज करते थे कि इंडियनाइजेशन आप क्यों करो, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि 1924 में जो थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और उससे अबव के रैंक में खाली 10% लोग थे 1924 में, लेकिन 46 आते आते ये 30% तक पहुंच गया। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी हालांकि एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म में तो मिलिट्री की तरह ही थी, लेकिन इनके पास कई चीज़ों की कमी थी। जैसे इनके पास फाइनेंस कम होता था, है ना, और फाइनेंस तो मेन इनके पास कम होता ही था, इतना इनको बजट नहीं देते थे वो, क्योंकि जो आपकी कंपनी के हायर ऑफिशियल्स थे वो पुलिस पे ज़्यादा बिलीव करते नहीं थे, और उनको ऐसा लगता था कहीं ना कहीं पुलिस में जो लोग हैं वो जनता के साथ मिल सकते हैं, रिवोल्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमेशा मिसट्रस्ट का भागीदार बने रहे, और लोग विश्वास नहीं करते थे इन पे ज़्यादा, जो सिस्टम था उनका। और गांव वगैरह में तो ये हालत है कि दरोगा और लैंडलॉर्ड को ही लोग सरकार मानते थे कि हाँ जो उन्होंने बोला वही होगा। फिर तीसरा पार्ट आता है आपका कंट्रोल का, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल का कौन, जुडिशरी एंड लॉ। तो ऑब्वियस सी बात है कि कंट्रोल करने के लिए लॉ तो चाहिए ही था उनको। हालांकि इनिशियली उन्होंने क्या किया, जब कंपनी पावर में आती है तो उनके पास क्या था, वही इंडिया के आउटडेटेड लॉज थे कि राजा ने जो मन किया वो कर दे दिया सजा, या हिंदू लॉ था या मुस्लिम लॉ था। तो और ज़्यादातर जो सजाएं होती थी वो कास्ट बेस्ड होती थी ना इंडिया में, कि ऊपर कास्ट का है तो उसको कम सजा, लोअर कास्ट का तो उसको ज़्यादा सजा। हालांकि ये इनइक्वालिटी ब्रिटिशर्स में भी थी, ब्रिटिशर्स ने अपना लॉ लाया तब भी उसमें थी, क्योंकि वो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इंडियंस के लिए कोई और सजा, ब्रिटिशर्स के लिए कोई और सजा। तो वारन हेस्टिंग्स ने दो टाइप के कोर्ट निकाले, एक दीवानी जिसमें सिविल चलता था, एक निजामात जिसमें क्रिमिनल केसेस चलते थे। और इन सब के जो हाईएस्ट अपीलेट था वो कौन था, गवर्नर इन काउंसिल था। और ब्रिटिशर्स ने देखा कि इंडिया में कई सारे कस्टम्स हैं और उसके हिसाब से इनको लॉ बने हुए हैं, तो हेस्टिंग्स ने क्या किया कि मौलवी पंडित्स वगैरह को ब्रिटिश जजेस के साथ क्या कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया, ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें लॉ करने के लिए। लेकिन फिर भी हमेशा से क्वेश्चन उठता रहा कि नहीं नहीं, कोई एक रिटन फॉर्म ऑफ लॉ होना चाहिए। तो कुछ एक आते हैं सामने लेकर के, जैसे कोर्ट ऑफ जेंटू लॉ 1776 में आया, फिर डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सक्सेशन आया, जिसमें कि लॉ ऑफ लॉ कंसर्निंग प्रॉपर्टी था, इनहेरिटेंस था, मैरिज था, कास्ट एंड सक्सेशन को लेकर के था। ये सब के बीच में 1834 में फिर क्या होता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन आता है, जिसको हेड कर रहे थे मैकवेले। ठीक। फिर उन्हीं के रिकमेंडेशन के बाद फिर इंडियन पिनल कोड बनता है 1860 में, जो कि कोडिफाई करता है लॉ को, और सोशल इनइक्वालिटी जो इंडिया में थी उसको एलिमिनेट कर देता है। और फिर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1872 आता है, जहाँ की क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रूविंग और डिसअप्रूविंग द फैक्ट्स रिलेटेड टू द ऑफेंस। मतलब एक कोड बनाया कि हाँ क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे अरेस्ट होगा, क्या प्रोसीड्योर होगा, ये सारा बनाया गया। और जो हिंदू लॉ था अपर कास्ट को लेकर के, वो सबके लिए अप्लाई कर दिया गया कि वो सबको वही किया जाएगा। फिर बाद में हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुए 1861 में, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में, फिर बाद में लाहौर, इलाहाबाद में भी। ठीक है। तो ये था आपका पूरा लॉ एंड जुडिशरी के बारे में मेंशन आपकी किताब में। फिर लास्टली कंट्रोल का जो फॉर्म था उनका ब्यूरोक्रेसी था। तो आपने देखा आर्म फोर्सेस और पुलिस के अलावा सबसे बेस्ट जो उन्होंने चीज डेवलप की थी उसको क्या कहते थे, ब्यूरोक्रेट्स डेवलप किए थे। और ये ब्यूरोक्रेट्स को क्या बोला जाता था, स्टील फ्रेम ऑफ द राज बताया जाता था।
कॉर्नवालिस ने इनके जो कोड था, कोड ऑफ रूल्स था कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव अपने एक्शंस को करेंगे, वो कॉर्नवालिस कोड में मेंशन था। जो कंपनी का सिविल सर्वेंट होते थे उनको पे किस फॉर्म में मिलती थी? कमीशन के फॉर्म में मिलती थी, कि टोटल रेवेन्यू जितना कलेक्ट होगा उस पर आपको कमीशन मिल जाएगा। और अपॉइंटमेंट का सिस्टम क्या होता था? पैट्रोनेज और नॉमिनेशन होता था, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते थे इंग्लैंड में। हालांकि बाद में फोर्ट विलियम में एक कॉलेज खोला गया 1800 में कलकत्ता में, ट्रेनिंग देने के लिए कंपनी के सिविल सर्वेंट्स को, लेकिन उसको जल्दी ही एबॉलिश कर दिया गया। फिर बाद में 1805 में हर्टफोर्ड में खोला गया इंग्लैंड में। फिर 1809 में हेलबरी में खोला गया इंग्लैंड में। यहाँ पे इनको ओरिएंटल लैंग्वेज, लिटरेचर और हिस्ट्री की ट्रेनिंग दी जाती थी। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें बोला गया कि जो पैट्रोनेज सिस्टम ऑफ है उसको हटा दिया जाए और एक कंपटीशन एग्जाम के थ्रू हो। तो 1892 आते आते क्या हुआ कि सिविल सर्विस के जितने भी हायर पोस्ट थे उसमें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू लोग आते थे। जो लोअर एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी प्रोविंशियल सर्विसेज में, उसमें कौन आते थे? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट्स आते थे, क्योंकि अभी भी इंडिया में क्या हो रहा था कि लोग ना इतना पढ़े लिखे थे नहीं, तो लोअर पोस्ट के लिए भी उनको वहीं से लाना पड़ता था। तो लोअर पोस्ट के लिए वो लोग थे जो मतलब ग्रेजुएट्स वगैरह अच्छे रैंक्स के साथ हो, और हायर पोस्ट पे ऑब्वियसली उनको चाहिए था कि जो सिविल सर्विस एग्जाम पास करें। फिर बाद में इसकी डिमांड होने लगी कि इंडिया में भी आप कराओ भाई, इसका सिविल सर्विस एग्जाम क्यों नहीं कराते हो इंडिया में? तो शुरू में तो उन्होंने माना नहीं, फिर बाद में वर्ल्ड वॉर वन के बाद वो मान जाते हैं और यहाँ भी वो होने लग जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम। बट जो इंडियन रिक्रूट्स होते थे उनको वो सैलरी भी कम देते थे, अलाउंस भी कम देते थे, इसका हमेशा से विरोध होता रहा, बट कोई ज़्यादा सुनता नहीं था। हाँ, लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो इंडियनाइजेशन था ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट आते आते तक तो ऑलमोस्ट आधे सिविल सर्वेंट्स जो थे वो इंडियन थे। तो ये आपका हो गया आपका कंट्रोल के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल। ये एग्जाम में आता ही आता है फ्रेंड नॉर्मली, तो आप इसको देख लेना अच्छे से। मैंने पूरी कोशिश किया कि जितने शॉर्ट में आपको समझा सकूं, कोई भी डिटेल छोड़ा नहीं है मैंने। अब सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेशन, ये भी आपको कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए, सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेशन क्या था? अब जब कंपनी इनिशियल दिनों में उन्होंने क्या किया कि एक पॉलिसी बनाई, सोशल पॉलिसी बनाई कि हाँ, हम अपना मिनिमम इन्फ्लुएंस करेंगे, डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस नहीं रखेंगे, इनके समाज में ज़्यादा चेंजेस नहीं लाएंगे, दूरी रहेंगे इनसे, इंडियन से, है ना? उन्होंने ये कोशिश की। लेकिन और इवन जो मुगल एम्पायर था उसको भी वो काफ़ी इज्जत देते थे। सिक्के भी उन सिक्के जो होते थे उनमें भी उसका नाम डालते थे। और पर्शियन लैंग्वेज को भी उन्होंने 1835 तक ऑफिशियल लैंग्वेज बना के रखा। हालांकि छोटे छोटे मोटे उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस में और प्रोसीजर में, लेकिन मुगल सिस्टम को जैसे का तैसा रहने दिया, डिसमेंटल नहीं किया। काजी, मुफ्ती, पंडित वगैरह को उन्होंने एसोसिएट कर दिया ब्रिटिश जुडिशरी में, जैसा कि हमने देखा था, अभी पढ़ा था। हालांकि ये लोग सोशल में भी कभी कभी जाते थे, सोशल चीज़ों को लेके भी वोकल होते थे, जैसे कि एबॉलिशन ऑफ सती इन्होंने किया 1829 में। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद इनको समझ में आ गया कि नहीं नहीं, हम जो है इन पे दबाव डाल के ही सिर्फ नहीं राज कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ समाज के लोगों को अपने तरफ भी रखना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, टेक्निक चलते हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो जो समाज में ऊपर मतलब रसूखदार लोग जो बोला जाता है, उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं और उनको अपने पास मिला के रखना चाहते हैं, उनको थोड़ी बहुत अथॉरिटी भी देते हैं वो। तो उससे उनको क्या होगा कि एक पॉलिटिकल एलाई मिल जाएगा, पोटेंशियल एलाई मिल जाएगा, जैसे कि लैंडलॉर्ड हुए, तालुकदार हुए उस जमाने के, ब्राह्मण थे, है ना? तो इनको दे करके पॉलिटिकल थोड़ी बहुत अथॉरिटी देके वो अपना एलाई बना सकते थे। बाद में आप देखते हो कि म्युनिसिपल और लोकल बोर्ड भी बनाते हैं 1888 में, 1880 में। हालांकि इसका मकसद
टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना भी था, लेकिन उनका मकसद ये था कि हाँ, लोगों को ये भरोसा दिलाया जाए कि हाँ, हमारा राज्य आपके लिए भलाई भी कर रहा है और देखो हम आपको राइट्स भी देते हैं। ये दिखाना भी था, ताकि उनकी तरफ से भी बोलने वाले कई लोग हों इंडिया में। हालाँकि कई बार उन्होंने जो लॉ बनाया वो उनके खिलाफ भी गया, उनको सपोर्ट भी किया। सारी चीज़ें थी, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। जैसे कि लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी, लैंड एलियनेशन, पेमेंट ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया ज़मींदार और रायत्स के बीच में। ना? फिर बाद में वो आइडियोलॉजी लाते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ इम्प्रूवमेंट लाते हैं कि हम आपका मोरल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल इम्प्रूवमेंट कराएँगे रिफॉर्म्स के थ्रू इंडियन सोसाइटी में। कुछ हद तक उन्होंने किया भी, और उन्होंने यहाँ तक कि अब प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की और कास्ट डिस्टिंक्शन को भी अपहोल्ड किया, कि मानने लग गए वो, उसको सैंक्शन करने लग गए। कहाँ इक्वालिटी की बात करते थे, कहीं सैंक्शन भी करने लग गए वो धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के। तो उन्होंने बाद में क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन को इंग्लिश मीडियम के थ्रू इंडिया में लाए। तो उससे अर्बन क्या हुआ, इंडियन अर्बन मिडिल क्लास हुआ। अब जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे वो ऐसा नहीं था कि हमेशा सपोर्ट ही करते थे प्रोग्रेसिव जीन का, इनका है ना। वो अपोज भी करते थे कई बार, जब उनको लगता था कि इंडियन सोशल कस्टम्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो उसको अगेंस्ट आवाज़ भी उठाते। जैसे एज ऑफ कंसेंट बिल था 1891 में, उसके खिलाफ हुए बहुत ज़्यादा। या फिर आपका जब 1890s के दौर में प्लेग फैला था, तो उस ज़माने में जिस तरीके से वो लोग मेडिकल इंस्पेक्शन वगैरह करते थे लेडीज़ वगैरह का भी, घर की एकदम मतलब उनके कपड़े उतरवा के, तो इसके भी वोकल अगेंस्ट हुए। और आप जानते हो चापेकर बंधुओं ने तो पूना में गोली भी मार दी थी उनको। वो सबसे पहला एक तरीके से रिवोल्ट शुरू हुआ था वहां से, चित्पावन ब्राह्मण थे। तो ये भी था। हालांकि उन्होंने कई सारे काम भी किए और इंडिया के लिए भी, तो अप्रिशिएट भी हुए और उनको अपोज भी हुआ, दोनों चीज़ हुई। तो होप ये फ्रेंड आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। और आप मेरा विश्वास करो, इतना अगर आप पढ़ जाते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।